नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज बात होगी ट्रंप की दादागिरी, ट्रंप की उन हरकतों की जिसकी वजह से दुनिया भर में कई फ्लैश पॉइंट्स जो हैं उभर सकते हैं। क्योंकि भाई ट्रंप की नई फिलॉसफी है, न खाता न बही, डोनाल्ड ट्रंप ही सही। क्या अब ट्रंप का ऑर्डर ही वर्ल्ड ऑर्डर होगा? ट्रंप का वचन ही दुनिया का शासन है। दुनिया अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल अग्रीमेंट, G8, G20 सब कुछ छोड़ दीजिए साइड में, ट्रंप के मूड से चलेगा। और ट्रंप का मूड कब बदल जाए, कौन सी सनक उसके सर पर कब सवार हो जाए, कब अपनी ही कही बात से ट्रंप मुकर जाए, यह तो एआई भी नहीं बता सकता। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट अगर अपनी सनक के हिसाब से फैसले लेने लगेगा तो जरा सोच कर देखिए दुनिया में होगा क्या। क्या सारी दुनिया को मनमर्जी करने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाएगा? भाई मेरे पास ताकत है, मैं अपने हिसाब से अपने बैकयार्ड में जो कमजोर मुल्क है उस पर कब्जा कर लूंगा, देश के राष्ट्रपति को हथकड़ी लगवाकर ताकत के दम पर उठा ले जाऊंगा। ट्रंप ने अपनी सनक से क्या एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और दुनिया को मल्टीपल वॉर में झोंक दिया है, यानी कि मल्टीपल फ्लैश पॉइंट्स। चीन ताइवान पर ताकत दिखा रहा है, कब्जा करने की बात कर रहा है। रूस यूक्रेन को पहले ही इन्वेड कर चुका है। गाजा पट्टी पर इजराइल के टैंक दौड़ रहे हैं। तो क्या ट्रंप हैज नो माइट सो ट्रंप इज ऑलवेज राइट? ये नया वर्ल्ड ऑर्डर, या यूं कहें कि नया वर्ल्ड डिसऑर्डर है। वर्ल्ड डिसऑर्डर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बीमारी बहुत चिंता की है, बहुत चिंता की खबर है। दुनिया इस हरकत से डर से कांप रही है। ये डर कितना जायज है इसी पर बात करेंगे। और क्या लाइसेंस टू किल जिसे कहते हैं ना, कि लाइसेंस टू डू दिस, कि भाई जो कमजोर है, जिसकी बात पसंद नहीं आ रही, मेरे पास ताकत है, पैसा है, उठा लो, क्या इस एटीट्यूड से अब दुनिया के देश हरकत करने वाले हैं? हमारे साथ खास मेहमान है, जोरदार तालियों के साथ इस वरिष्ठ पैनल का स्वागत करें। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रविंद्र सचदेव जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। वैभव सिंह है हमारे साथ, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। और NND दुबे जी हैं, पूर्व DIG BSF से। वैभव, शुरुआत में आपसे करती हूं। ट्रंप ने तो साफ कह दिया है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब ये मर्जी जो है वो दूसरों को लाइसेंस टू किल दे रही है। तो क्या अब ये मान लें कि ट्रंप की मर्जी से ही दुनिया चलने वाली है और दुनिया में बहुत सारे फ्लैश पॉइंट्स बनने वाले हैं? देखिए, अमेरिका ने कोई नया नहीं शुरू किया है। आप इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। अमेरिका ने 1947 से अभी तक दुनिया में 100 से ज़्यादा रेजीम चेंज ऑपरेशंस किए हैं और 100 से ज़्यादा देशों में जो है उन्होंने रेजीम चेंज की हैं। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं जो अमेरिका ने की है। डोनाल्ड ट्रंप उसने एक नए तरीके से किए हैं। उसने घर में घुस के वो उसको किडनैप कर ले आए हैं। ठीक, पहले ये करते थे, पहले जाते थे, जो हेड ऑफ स्टेट था उसको मारते थे। अब आप देखिए फेंटेनॉल, जिसका ये बहाना लिया गया है, फेंटेनॉल को बोला गया कि ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्लासिफाई किया फेंटेनॉल को एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और जो फेंटेनॉल के ट्रेडर्स हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया और वो जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। तो ये वही कहानी है पुरानी। बस कहते हैं ना कि एक नई बोतल में पुरानी शराब जो है डाल करके दुनिया को परोसी जा रही है। ट्रंप के राष्ट्रपति को कुछ एक एहसास होता है, आभास होता है कोई इनके दिमाग में कि भाई सद्दाम हुसैन के पास है, ईरान के पास न्यूक्लियर बम है, इनके पास कोई एक विचित्र शक्ति आती है, जहां जहां तेल के कुएं हैं वहां अचानक से इनको मास डिस्ट्रक्शन के वेपन नजर आने लगते हैं। मैं उसी पॉइंट पे ही आ रहा था कि जैसे सद्दाम हुसैन को बोला गया कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ये और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, और उसका बहाना लेकर के घुस गए, उसको भी पकड़ करके उसको इंडाइट करके फांसी दे दी। मदुरो को भी दे देंगे। तो वहां पे भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अब इसके पास नहीं था, दुनिया को पता था कि नहीं है, और वो थियरी एक बार फेल हो चुकी है तो दोबारा नहीं कर सकते। तो इन्होंने फेंटेनॉल को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना दिया। ठीक, तो ये अमेरिका की या दुनिया में जो भी इस तरह के देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, दुनिया में कभी भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में कभी नहीं रहा है, न कभी होगा। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स को बीमारी है कि वो इस तरह की बातें करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की दुहाई देते हैं। ये कमजोरों के टूल्स हैं। कहते हैं ना, सम्रत को नहीं दोष गुसाई। जो ताकतवर होता है उसका कोई दोष नहीं होता, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। आप मुझे बताइए, इन्होंने यूक्रेन में रेजीम चेंज किया अमेरिका ने, उसके जवाब में रशिया ने वहां पे इन्वेजन की है। पहले आपने रेजीम चेंज किया, आपने एंटी रशिया वहां पे गवर्नमेंट बिठाई। तो रूस ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप हमारे पड़ोस में आकर के रेजीम चेंज करेंगे और आप इस तरह से काम करेंगे और आप उनको नेटो का मेंबर बना करके हमारे यहाँ पे अपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट ला करके प्लेस करेंगे हमारे बॉर्डर पे, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने इन्वेड किया और यूक्रेन पे आधा यूक्रेन वो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। तो दुनिया में इस तरह के जितने भी देश हैं जो शक्तिशाली देश हैं, वो हमेशा इसी तरह से चलते रहे हैं
और हमको हमारे भी पड़ोस में आप देख लीजिए, बांग्लादेश में भी एक रेजिम चेंज किया गया और अपने एक पपेट को लाके बिठाया गया, और ये बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है। जैसे कि वहां पे पहले एक इंसान को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा या उसको मैग्सेसे अवार्ड दे दिया जाएगा, उसको कोई बुकर प्राइज दे देंगे। ये सारे जियोपॉलिटिकल अवार्ड्स हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को मिल गया तो वो सही में शांति या अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी प्रोफाइल बढ़ाई जाती है ऐसे लोगों की, उनकी अपनी सोसाइटी में, अपने देश में, और फिर वहां पे जब इन्वेजन किया जाता है तो इन लोगों को यूज किया जाता है डिसरप्शन के लिए कि फर्दर और क्योस कैसे क्रिएट कर। दीज पीपल बिकम टूल्स इन द हैंड्स ऑफ दीज फॉरेन पावर्स। तो आप देख लीजिए जैसे वहां पे जो मैडम है करीनो, अब उनको जो है ये बताया जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हम इनको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे तो उपराष्ट्रपति बनाएंगे, राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, जो शॉट्स हैं वो उपराष्ट्रपति चलाएगी वो, और वो जैसा वो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो वैसे देश चलाएंगे। जैसे आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पे भी एक नोबेल पीस प्राइज विनर बैठे हैं, वो वही कर रहे हैं जो अमेरिका और CIA कहती है। तो ये जो सारा का सारा विशेष सर्कल है, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अमेरिका हमेशा से ये काम करता रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करेगा। मेरे ख्याल से ट्रंप ज्यादा वोकल हैं और ट्रंप का अंदाज थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है। वो हम देखते हैं कि किस अंदाज में बोलते हैं, किस अंदाज में करते हैं। मैं टीवी देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई टीवी सीरीज। जो बाइडेन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी वेनेजुएला में रेजिम चेंज के लिए। जो बाइडेन ने भी बहुत कुछ किया था, और इन्होंने तो ये भी ऑफर किया उसके पायलट को, मदुरो के, कि भाई तुम इसको जो है लेकर के तुम सीधा हमारे यहाँ लैंड कर जाओ, $5 करोड़ तुमको दे देंगे। उसने मना कर दिया, तो ये तो उनको मजबूरी में करना पड़ा है। इन्होंने ये डेल्टा फोर्सेस जो आज भेजी, इन्होंने वेनेजुएला में 4 साल पहले भी भेजी थी जो बाइडेन के टाइम पे, वो ऑपरेशन फेल हो गया था। तो इस तरह के ये अटेम्प्ट्स वहां की सारी गवर्नमेंट करती है। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े बड़ बोले हैं, उनको हर चीज का क्रेडिट चाहिए, तो उस चक्कर में ये चीजें इस तरह की हो गई हैं। वरना ये कोशिश तो उनकी बहुत लंबे समय चली, ह्यूगो चावेस के टाइम से 98 से कर रहे हैं। तो दिस नथिंग न्यू, बट ट्रंप जिस अंदाज में चीजों को देते हैं, रॉबिन जी, इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो बस वही है कि लोगों को ज्यादा थोड़ा आईबॉल अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब दुनिया बदल गई है, सबके पास एक्सेस है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो प्लेटफॉर्म ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अब बहुत ज्यादा नोटिस होने लग गई है उनकी चीज। लेकिन ट्रंप की जो सनक है, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। अमेरिका जैसे सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ऐसे चलेगा, इस तरह की बातें करेगा, इस तरह की हरकतें करेगा, तो व्हाट मैसेज यू आर सेंडिंग टू द वर्ल्ड? थैंक यू, प्लेजर। देखिए, यस है, जैसे हिस्ट्री अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की रही है, वो दुनिया भर में इंटरफेयर करते रहते हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट्स को मरवाया है, कू कराया है, असैसिनेशंस करवाई हैं, ट्रैक रिकॉर्ड है। हाउएवर, अभी का जो समय है, आप वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, मेरा ये मानना है कि रशिया यूक्रेन कोविड के बाद दुनिया रीबूट हो रही थी, रीस्टार्ट हो रही थी। कोविड ने ऐसे झंझोर दिया था, कभी प्लैनेट अर्थ में नहीं हुआ, करोड़ों लोग हर जगह रुक गए हों। इंसान दोबारा सोच रहा था जिंदगी क्या है। कोविड के बाद दुनिया रीस्टार्ट हो रही थी। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, पूरी पिछले 100 साल की जो यूरोप की जियोपॉलिटिक्स हिल गई है। इजराइल गाजा हुआ, उसमें भी क्या हो रहा है। तो दुनिया इस समय एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कंप्यूटर रीबूट होता है ना, दुनिया इस समय रीबूट हो रही है। और जो ये दुनिया रीबूट हो रही है, इसे मेरा कहना है, द वे आई डिफाइन इट, इट्स अ न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन अवर। नाउ सेकेंडली, जो ट्रंप कर रहे हैं, यस, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का ट्रैक हो रहा है, बट ट्रंप बहुत ही नए अलग तरीके से ले जा रहे हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को। और वर्ल्ड मैट्रिक्स जो बन रहा है, उसमें क्या समीकरण होंगे, कौन कैसे पार्टनरशिप्स होंगे। इनका क्लियरली ये मानना समझना है कि पिछले 100 साल से अमेरिका ने जितनी वेल्थ, अमेरिका सबसे रिच देश है जो भी को, मिलिट्री पावर ऐसी है, वो कहता है किस काम की, हमें इस्तेमाल करनी है अपनी पावर। और उसको जो दिखता है ट्रंप को, उसके हिसाब से दुनिया जो होनी चाहिए, जो वो बनाना चाहता है, उसके लिए वो ये सारे अपने मनी और मसल यूज करेगा। अभी इनकी नई स्ट्रैटेजी निकली है, अभी मात्र 3 हफ्ते पहले, कि अमेरिका का ये कहना है कि जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, ये सारा कंप्लीट मेरी डोमिनेंस में होगा। ओके, उस तरफ ये जा रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका में भी जो हो रहा है, ये उस सीरीज का है। मदुरो के साथ जो हुआ, मदुरो को इन्होंने डेजिग्नेट करा हुआ है एज अ ड्रग किंगपिन, ड्रग लीडर। तो अभी ये जो ऑपरेशन भी हुआ है ना, इस ऑपरेशन को टेक्निकली ट्रंप को अमेरिकन कांग्रेस से अप्रूवल लेना चाहिए था, कहा जाता है, पर बिना उसके भी चल जाते हैं। इराक वॉर भी इन्होंने ऐसी कर दी थी, लेना चाहिए था। पर ट्रंप ने इसको डेजिग्नेट करा है लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन। इन्होंने ये कह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक्शन था। एक क्रिमिनल है, ड्रग ट्रैफिकर है, गैंग लॉर्ड है,
उसको हम उठा के ले आए। तो व्हाट दे आर सेइंग इज ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक्ट है, सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। बाय द वे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम इन्होंने बदल दिया है करीब 6 महीने पहले, ये कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। तो सपोर्टेड बाय दैट। सो इस केस में वो अपने को ऐसे पोजीशन कर रहा है, पर बॉटम लाइन ये है कि वेनेजुएला में डेफिनेटली ऑयल है, दैट्स वन बिग। 3 चीजें थी, एक तो था कि फेंटेनिल ड्रग्स आते हैं, वेनेजुएला भेज रहा है, गैंग्स वगैरह, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, वेनेजुएला के गैंग्स हैं, बड़े खतरनाक हैं, नो डाउट, अमेरिका में क्राइम करते हैं, ओके। तीसरा ऑयल है। और एक चीज और इस अटैक में हुआ जो विचार इनका दिखाता है लैटिन अमेरिका को लेकर के, इनके पास हर चीज पिन पॉइंटेड थी जहां भी इन्होंने बॉम्ब गिराए और जिसे उसे किडनैप किया। चावेज जो वेनेजुएला का एक रेवोल्यूशनरी लीडर माना जाता है वहां पर, लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट, उसकी एक मॉन्यूमेंट है, उसकी 2013 में डेथ हुई थी, तब मदुरो आए, मदुरो उसका चेला है, राइट, ठीक है। उसकी मॉन्यूमेंट को बॉम्ब कर दिया गया। यानी कि वेनेजुएला में या इस रीजन में लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा नहीं होनी चाहिए, हम इसे एलिमिनेट करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग, इसकी वाइफ को ले गए। वाइफ को क्यों? वाइफ को भी उन्होंने उसको कागजों में कहा तो ये भी चाह रहा है कि उनको घसीटते हुए ले गए हैं, कि वो भी ड्रग उसमें थी इन्वॉल्व इसके साथ। पर इसकी वाइफ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां की जो नेशनल असेंबली उसकी मेंबर है 10 साल से, तो सीनियर ठीक ठाक पॉलिटिकल लीडर है, वो काफी स्मार्ट और अच्छी और ब्रिलियंट मानी जाती है। और कहा जाता है जो मदुरो करा, मदुरो का बैकग्राउंड ये एक बस ड्राइवर था और यूनियन करके बना, एनीवे, कि उसकी वाइफ ने बहुत उसे सपोर्ट किया और उसकी ब्रेन्स है बिहाइंड मदुरो। तो इनको था कि मदुरो को तो ले जाएंगे ही, पर इसकी वाइफ को भी ले जाओ, क्योंकि इसको यहां छोड़ गए तो ये तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन में बवाल कुछ ना कुछ कर सकती है। ठीक है। सो दीज आर समथिंग्स। और एक अब आने वाले वक्त में डेफिनेटली इसको पूरा नेशनलाइज अपने हिसाब से रन करेंगे। तेल जो निकलेगा, ऑयल कंपनीज को बुलाया जाएगा, और ऑयल कंपनीज को बहुत एक्सपीरियंस है अमेरिकन, एक्सॉन, शेवरॉन, शेल को अफ्रीकन कंट्रीज में जाके आधे सरकारें तो यही गिरवाती खड़ी करती हैं, राइट। तो उनके कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव जो व्हीलर डीलर हों, जुगाड़बाजू हों, उनको टीम बनाकर दिया जाएगा, भैया तुम वेनेजुएला का पीडीवीएस से जो उनका ऐसा तो तेल का खेल है, प्लस ये भी है कि भाई जैसी विचारधारा आप चाहेंगे, जैसा पपेट आप चाहेंगे, आपके बगल के कमजोर मुल्क पर वैसा ही होना चाहिए। कल शिवेंद्र यानी कि अब जो छोटे छोटे देश होते हैं, जो बड़े मुल्कों से सटे हुए देश हैं, जो छोटे हैं, जो अपनी संप्रभुता चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के एक्शन अब उसके लिए खतरा हो रहे हैं। चीन कहता है ताइवान को मिला लूंगा, रशिया ने यूक्रेन के साथ क्या किया, आप ये हरकत कर रहे हैं, तो फिर जो छोटे मुल्क हैं उनका अस्तित्व कहाँ रह जाएगा? जय हिंद, नमस्कार पिनाज। अगर आप मुझे शुरुआत में मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट कर लेने दो, आपने बड़ा बढ़िया सा बोला कि एआई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ट्रंप क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। मेरे हिसाब से एआई ट्रंपिया नहीं जाएगा, कंफ्यूज ज़रूर जाएगा। उससे भी बड़ी बात है जो वैभव ने बोली। आप लोगों ने एक बात बड़ी बढ़िया सी नोटिस करी, वैभव इज द ओनली वन हु सेड कि दे हैव डन अ इन्वेजन। कहीं कोई इन्वेजन का नाम ही नहीं आ रहा। दिस हैज नॉट बीन ट्रीटेड एज अ इन्वेजन। दिस इज सो सरप्राइजिंग। किसी कंट्री ने कहीं पर भी ये नाम नहीं लिया। चाइना, रशिया ने इन्वेजन किया, लेकिन यहां कोई इन्वेजन नहीं हुआ। मतलब, और उससे भी बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि अगर ये ड्रग्स से रिलेटेड बात है, भाई ठीक है, ड्रग्स से रिलेटेड बात है, आपको जेराल्ड फोर्ड एक एयरक्राफ्ट कैरियर लगाना पड़ गया, शिप्स लगानी पड़ गई, 100 से 150 जहाज आपको लगाने पड़ गए, आपको स्पेशल फोर्सेस लैंड करनी पड़ गई एक ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए। मतलब इतनी ज्यादा आपकी, और ऊपर से आप कह रहे हैं आपकी सेना बहुत बहादुर है। भाई इतनी डोमिनेंस के बाद बहादुर क्या बचा? वहां तो सब कुछ आपने कर लिया। उससे एक और जो अच्छी बात आती है, जो सर ने बोली कि ट्रंप ने बिना किसी की परमिशन के, तो ये बात ना एक वहाँ के जो सेनेटर हैं उनसे बाई चांस हमारी बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि यूएस लॉ में ये परमिटेड है कि इमरजेंसी पावर्स में द प्रेसिडेंट कैन टेक अ डिसीजन एंड देन गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो इसलिए शायद वो अपनी कंट्री में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो कहा छोटे देश, छोटा देश कौन होता है पहले तो मुझे ये बताओ, विच इज छोटा देश? इट इज ऑल रिलेटिव। मेरे इंडिया के मामले में भूटान छोटा देश हो जाएगा, नेपाल छोटा देश हो जाएगा। भाई छोटा देश है कौन? छोटा देश दिमाग में है। इंडिया, अगर बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो यूएस के सामने छोटा देश है। हम हमेशा अपने आप को इकोनॉमिकली छोटा समझते थे, आजकल हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे हैं। दैट मीन्स हमारी मेंटालिटी में छोटा और बड़ा है।
हु द हेल इज ट्रम्प टू डिक्लेयर एनीबडी छोटा और बड़ा? हु द हेल इज चाइना? भाई अगर हमारी कंट्री डिसाइड करती है, आप छोटा देश समझकर ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, हम लड़ लिए ना, मैं मानता हूं। बहुत बहुत फाइन लाइन अगर ड्रॉ करें, मुझे एक सर, आदमी दुनिया बता, की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को कोई छोटा देश तो नहीं मान सकता। मतलब आप नहीं, बार-बार नहीं, कह रहे, मैं नहीं। रोक रही थी अपने आप को, लेकिन ना तो हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा बाजार भी हम हैं, सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे भी हम यहाँ हैं। बोला जाता अब था इतने ना। छोटे भी नहीं रहे सर। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अगर आज आप कृपया कर 10 साल पहले चले जाइए, हम अपने आप को छोटा देश मानते थे, हम अपने आप को छोटी अर्थव्यवस्था मानते थे, पता नहीं क्यों आज हम नहीं मानते। हम कहते हैं ठीक है, हमारा अपना वजूद है और हम उस वजूद के लिए लड़ रहे हैं। छोटा देश वो होगा, ये जैसे आज बोल रहे हैं ना, कई जगह बोला जा रहा है दादागिरी हो रही है। दादागिरी किसकी हो रही है? आप दादागिरी सह रहे हो, इसलिए आपके ऊपर दादागिरी हो रही है। आप बता दीजिए, ये ज़ेलेंस्की ने बोला ना कि पुतिन को भी उठा लेना चाहिए इसी तरह। भाई साहब, तेरी अपनी जगह देख ले और पुतिन की जगह देख ले। मतलब ये सपना लेना कि पुतिन को भी उठा लेना चाहिए, सपने के तौर पर ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमारे एयर चीफ ने बोला था ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पाकिस्तान को लगता है कि वो जीत गया लड़ाई, तो उसको इस तरह की लड़ाई मुबारक हो। तो मैं भी कहूंगा कि अगर कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये दादागिरी है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो ये उनकी कमजोरी है। मुझे बता दीजिए, यूनाइटेड नेशन का क्या काम है इसके अंदर? उसने क्या डिक्लेयर किया कि मंडे को मीटिंग करेंगे? मतलब क्या रूटीन सी बात है, क्योंकि इन्वेजन तो हुआ ही नहीं। देश के राष्ट्रपति को उठा के किडनैप करके ले आते हैं, हम मंडे को मीटिंग करेंगे। मतलब ऑफिस चल रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, क्योंकि वही वीकेंड है, वीकेंड खराब हो जाएगा। वही तो कह रही हूं, ऑफिस चल रहा है एकदम, बिल्कुल हमारे टीवी सीरियल जैसा। अब आप बता दीजिए, लास्ट पॉइंट मैं आपको एक और बता दूं, अगर यही नया वर्ल्ड ऑर्डर है, यही न्यू नॉर्मल है कि यस ड्रग्स एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो मैं उसको डिफाइन करता हूं मेरे तरीके से, ड्रग्स इज इक्वल टू टेररिज्म ऑन ह्यूमैनिटी। भाई वो टेरराइज कर रहा है, तभी तो आप उसके खिलाफ हो। दैट मींस टेररिज्म इज आल्सो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। संयम हमसे बरतने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हिट हम नूर खां एयरबेस को जाके कर देते हैं, तो वहां पर संयम चाहिए, है ना? हाँ, और आपने बिल्कुल उसी अंदाज में एयरफील्ड्स को अटैक किया, फिर उसके बाद अंदर तक घुस गए, वो जस्टिफाइड है। दुबे सर, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, जरा ये भी बता दीजिए कि भाई अब क्या ये लाइसेंस मिल गया है कि भाई ज़ेलेंस्की कह रहे हैं पुतिन को पकड़ लाओ, है ना? हमारे यहाँ से भी आवाज उठ रही है कि 26/11 वालों को ले आइए, पहलगाम वालों को अंदर से ले आइए। हमारा तो हक बनता है। ज़ेलेंस्की को कहने से पहले ज़ेलेंस्की को ये कहने से पहले अपनी तस्वीर रिविजिट करनी चाहिए। जब वो व्हाइट हाउस में होते हैं और ट्रम्प साहब के गोल्फ कोर्स में फ्लोरिडा में जाके मिलते हैं, जब तो उनकी शक्ल ऐसे होती है जैसे किसी प्राइमरी के स्कूल के बच्चे को मैथमेटिक्स का टीचर उसका होमवर्क पूछ रहा हो और उसकी उससे हिसाब ले रहा हो। यू शट अप, यू जस्ट सिट देयर। तो उनको अपना वो पहले रिविजिट करना चाहिए कि वो कैसे खुद दिखते हैं जब राष्ट्रपति ट्रम्प के पास जाते हैं। ही जस्ट लाइक ए प्यून, जस्ट लाइक ए ऑर्डली। इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री के चीफ के पास जब वो अमेरिका वर्सेस यूक्रेन की बात को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश होती है, तो ऐसा वो देखते हैं। दूसरी बात, अमेरिका की जिस इशू पर अभी चर्चा चली और काफी बढ़िया पॉइंट आए, मेरा सिंपल ये कहना है कि दुनिया की जितनी चीज अमेरिका ने क्रिएट की है वो अपने फैसिलिटी के लिए क्रिएट की है। रही बात दादागिरी की, तो उसकी हिस्ट्री है, वो ऑलरेडी आपने अभी सुना। और ट्रंप एक इकलौते ऐसे व्यक्तित्व उठ के आए हैं जो उस पोजीशन में भी हैं और एक अपने आप में बड़े विचित्र जानवर हैं वो क्योंकि वो क्या सोचेंगे क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता है। अब सवाल ये आता है कि जितना उन्होंने वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया, IMF खड़ा किया, यूनाइटेड नेशन खड़ा किया, जितनी चीजें अमेरिका ने खड़ा की, ये सारी चीजें सपोर्ट किसको करती हैं? ये सब अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं और उन्हीं का नैरेटिव बनाती हैं। दूसरी बात, ये मतलब पूरी दुनिया देख रही है, सब लोग हैरान और परेशान हैं। अमेरिका का कोई कर कुछ भी ना पाए, लेकिन ये इतने बड़े प्रेसिडेंट के लिए कहीं ना कहीं उसके एडवाइजर्स के लिए, मान लीजिए ट्रंप साहब ऐसे तुनक मिजाजी हैं, उनकी एडवाइजर्स की टीम है, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनकी कैबिनेट है, उनकी कांग्रेस है, पूरी दुनिया उन पे हंस रही है। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो यूरोपियन कंट्री की है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला कि हम उनसे कल पूछेंगे कि क्या बात है।
हम पता करेंगे क्या है, मतलब आई जस्ट फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी की बात है। अब ये सारे कंट्रीज, किसी की कोई हिम्मत नहीं आज के तारीख में उनके ऊपर कुछ करने का, और यही अमेरिका की प्रूवन पॉलिसी रही है। डॉलर मजबूत करो, साम्राज्य बढ़ाओ, अपनी मर्जी की सरकारें लाओ, जो कंट्री आपके मिजाज से नहीं चल रही है वहां सरकार गिराओ, रिजीम चेंज करो, यहां तक कि वो बांग्लादेश आ गए। और अभी बड़ी चिंता हुई है जान करके, कुछ बड़ी रीसेंट खबर है कि हमारे मणिपुर में कुकी समुदाय ने एक चिट्ठी लिखी है यूएस एम्बेसी को, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया अमेरिका से कि इंडिया में मणिपुर में कुकीज की सिचुएशन में आप इंटरवीन करिए। सर ये तो उनके डीप मतलब स्टेट आप काम इसमें करते हैं ना आइए। पूरा, मतलब ये तो उनके डीप स्टेट काम करते हैं कि किसी से ऐसी चिट्ठी लिखवानी है, जो भी ऐसे जैसे काम कि करते हैं उन्होंने, अमेरिका। सवाल यह है कि उनकी कहीं ना कहीं दृष्टि तो है, कहीं ना कहीं उस पूरे नॉर्थ ईस्ट जोन में, जिसमें कुछ म्यांमार का पार्ट है, कुछ बांग्लादेश का पार्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट, कहीं ना कहीं उनकी नजर है कि वो यहां भी एक ऐसा नैरेटिव रचें कि भारत के पड़ोस में भी कुछ न कुछ एक कहानी ऐसी शुरू करें जो उनको सर्व करता है, उनके इंटेंशन को सर्व करता है। और पूरा वर्ल्ड हैरान है। ठीक है, पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिकली पावरफुल है, मिलिटरली उसको कोई टच नहीं कर सकता आज के तारीख में। मतलब जैसे बताया कि अब एक ड्रग कार्टेल, आप बताइए एक सॉवरेन कंट्री जहां एक सरकार है, जहां का एक राष्ट्रपति है, उसकी फैमिली है, परिवार है, रात को बेडरूम में सोया हुआ है, और बेडरूम से घसीट के लाए, इकलौती घटना है वर्ल्ड की। और उसको ट्रंप साहब अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहते हैं, वंडरफुल ऑपरेशन, ब्रिलियंट ऑपरेशन वी हैव डन। ही इज टेकिंग क्रेडिट, ही इज टेकिंग प्राइड ऑफ दैट ऑपरेशन, यूएस फोर्सेस को अप्रिसिएशन। और उन्होंने बोला कि हमने एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा काम किया कि इंटरेस्ट में कि हमारा अब जो है ड्रग ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल हो जाएगा, हमारे यहां जो इमिग्रेशन पे उस पे कंट्रोल होगा, और हमने बड़ा एक इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। वाह वाह ताली, और बाकायदा पब्लिकली बोल रहे हैं, वो इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। एक तो होता है पहले के लीडरशिप क्या थी, डीप स्टेट काम करते थे, वहां पर रिजीम चेंज होती थी, लेकिन अमेरिका पब्लिकली इसको बहुत ज्यादा ओन अप नहीं करता था। ये एक ऐसी लीडरशिप है कि उसको सेलिब्रेट करती है, प्रॉपर मीडिया में, प्रेस के सामने सेलिब्रेट करती है, भाई हमने ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कोई नोटिस नहीं कर रहा है, सब लोग नोटिस कर रहे हैं, और बहुत सारे कंट्रीज के रिएक्शन भी आ गए हैं। और आज अमेरिका कोल्ड वार के बाद वाला अमेरिका का जो है अपना जो है यूनिपोलर सिचुएशन नहीं है। अभी आज के तारीख में दुनिया में दर्जनों देश बड़े बड़े ऐसे खड़े हैं जो अमेरिका को, अमेरिका के नजरों में नजरें मिला के देखने की हैसियत रखते हैं। रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील, ईरान, ये क्या है? दे विल बी बैलेंसिंग द पावर। अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है कि बड़ा एक फ्री रन होगा, अमेरिका के लिए भी चुनौतियां आएंगी। और ये कोई ऐसा एक पक्षी बात नहीं है कि ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया फतेह कर ली। दे विल ट्राई टू डू, बट बहुत कुछ दुनिया में, बहुत सारे कंट्री के पास अभी पोटेंशियल पिछले 10 से 15 सालों में इतना हो गया है कि वो कंट्री अमेरिका को एक बैलेंसिंग सिचुएशन में लाने में वर्ल्ड में मदद कर सकती है। ऐसा कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो शायद ये खिसियाट और बौखलाहट इसलिए भी हो सकती है ना दुबे सर कि भाई ताकत कमजोर हो रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, चीन रशिया का अपना प्रभुत्व अलग बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान भी उस एलीट क्लब में शामिल हो रहा है आपका, तो आपको लग रहा है कि बिग डैडी जो है अब जरा दिक्कत ये टोन डाउन हो, कितने जगह ये फ्रंट खोलेंगे आप बताइए। मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्चा है, अमेरिका के पैर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा उनका मिलिट्री पे है। जितनी जगह वो मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे, क्या उन पे खर्चा नहीं आएगा? उनके भी खर्चा आएगा। और सबसे ज्यादा लोन में भी अमेरिका है, सबसे ज्यादा ताकतवर भी है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी भी है, और सबसे ज्यादा डेट में भी अमेरिका है। अब ये कॉम्बिनेशन उनका कब तक चलेगा? कब तक दुनिया के ऊपर इस तरह का एक छत्र राज्य करने की कोशिश वो करेंगे? ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और ऐसा नहीं है कि ये फ्री फॉर ऑल है कि फुटबॉल ग्राउंड 120 मीटर का खुला है, ट्रंप साहब किक मारते रहे, पूरी दुनिया बैठी रहेगी। यह चीज पोलराइज हो रही है, होगी, आने वाले टाइम में होगी। ठीक है, ताकतवर देश है। ठीक है वैभव, इसी बात को आगे जरा, एक आम आदमी को ये लगने लगा है, जो चर्चाएं सबके बीच में हो रही थी, अभी हम शो से पहले भी बच्चों से बात कर रहे थे, तब सबके दिमाग में ये था कि भाई अब ऐसा तो नहीं होगा कि अलग अलग फ्लैश पॉइंट खुल जाएंगे, भाई तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एक होता ना कि घर का बड़ा अगर एक प्रेसिडेंट सेट कर दे तो यू फॉलो, तो जिसके पास ताकत है क्या वो ये करेगा? और अगर अमेरिका या कोई यूएन या कोई इंटरवीन करता है तो कहेगा भाई तुम अपना गिरबान झांको। नहीं देखिए, और कौन कौन से फ्लैश पॉइंट खुल सकते हैं? देखिए आपका तो इंडिया में अगर हम देखें तो आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहां पे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट, जैसा सर ने मणिपुर की बात की,
वहां पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी और हमारी भी आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे इसीलिए बढ़ी है। अगर हम देखें पिछले 4-6 महीने में जो ओवरवेलमिंग डिप्लॉयमेंट हमारी ईस्टर्न साइड में गई है, उसका एक रीजन ये है क्योंकि हमको भी कहीं ना कहीं पता है कि वो बॉर्डर और वो रीजन जो है वो इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है। आपको डोमेस्टिकली हमारे यहाँ पे भी बड़े आंदोलन खड़े करने की कोशिश की गई। अगर आप पिछले 4-5 साल उठा लीजिए, अगर कोविड ना आया होता तो शाहीन बाग में आज तक बैठे होते, ठीक है, वो तो कोविड की वजह से उठ के चले गए। तो इस तरह के बड़े आंदोलन जो है इस देश में खड़े किए गए, लाल किले पे चढ़ करके झंडा उतार लिया गया भारत का, और इस उम्मीद में उतार लिया गया कि भाई, और वायलेंस की गई, पुलिस वालों को मारा गया, डेलिबरेटली मारा गया, इसलिए कि पुलिस रिटेलिएशन में कहीं एक गोली चला दे, और अगर पुलिस ने गोली चला दी तो अगर 8-10 लाशें गिर जाएंगी तो उसका फायदा उठा करके हम ये पूरे दुनिया में नैरेटिव बना लेंगे कि भारत की जो सरकार है ये किसानों को गोलियां मार रही है नेशनल कैपिटल में, और उनको डेड बॉडीज चाहिए थी। और आपको अगर याद होगा तो वहां पे सफलता नहीं मिली क्योंकि उस दिन दिल्ली पुलिस के जवानों को हमारी सरकार ने बंदूकें ही नहीं दी, डंडे दिए सिर्फ। और इस देश में बहुत सारा इस बात का विरोध हुआ, इस बात का बहुत विरोध हुआ कि भाई पुलिस वाले मार खा रहे हैं और सरकार जो है उनको डंडे देके भेज रही है। भाई ये तुमको चाहते थे कि आप उनको बंदूकें देके भेजिए ताकि आप आत्मरक्षा में जो है जब प्रेशर में आए, जब आपको 100 लोग घेर लेंगे तो आप प्रेशर में आके कुछ भी करेंगे, तो वहां पे गोली चलेगी, और जब लाशें गिरेंगी तो उसके ऊपर फिर यहाँ पे एक नया आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और 70% भारत की जो आबादी है वो किसान है, वो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, तो मेजोरिटी को ये संदेश चला जाएगा कि ये सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों पे गोलियां चलाती है, और इसका असेसमेंट हमने सही किया था इसलिए हमने बंदूकें नहीं दी। तो हमारे यहाँ पे ये करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ना कुछ आपको इस देश में नया नया आंदोलन खड़ा किया जाता है। तो ड्रग की जहां तक बात है, नहीं, मैं डिस्टेबलाइज के अलावा मैं एक छोटा सा पॉइंट ये समझ रही हूँ कि जो दुनिया भर के मुल्क है ना, फ्लैश पॉइंट, जैसे अभी चीन ने अपने न्यू ईयर के संदेश में कह दिया भाई ताइवान को तो हम मिलाकर ही रहेंगे, ठीक है, रूस यूक्रेन का अलग चल रहा है, इजराइल ईरान की अलग मामला है, अमेरिका ईरान में भी दखलंदाजी करना चाहता है कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो वहां भी आएगा वो। तो इस तरह के कई फ्लैश पॉइंट्स आपको लग रहा है कि 2026 में खुलने तय हैं? बिल्कुल होंगे, और अगले साल भी होंगे, और उसके अगले साल भी होंगे। दुनिया ऐसे ही चलती है, ये फ्लैश पॉइंट्स हमेशा से रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस सदी की बात कर लेते हैं, पिछले 25 साल में कितने रेजिम चेंज ऑपरेशन हमने नहीं देख लिए? सीरिया नहीं देखा, इराक नहीं देखा, लीबिया नहीं देखा, अफगानिस्तान नहीं देखा, कि अब यमन में आप देख लीजिए क्या तमाशा चल रहा है। तो ये सारे के सारे ये रेजिम चेंजेस होते रहते हैं, ये दुनिया में हमेशा होते हैं। अमेरिकन इंटरेस्ट को जहां पे भी प्रॉब्लम होती है, अमेरिकन कंपनीज को जहां प्रॉब्लम होती है, वॉल स्ट्रीट के इंटरेस्ट जहां कॉम्प्रोमाइज होते हैं। देखिए, आपने कल के प्रोग्राम में आपने बात की थी आपने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की, तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस क्या है? वो वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक है, वो बताता है कहां वॉर करनी है, कौन सी गवर्नमेंट हमारे फेवर में है, कौन सी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, हमको यहां पे ये पॉलिसी करनी चाहिए, वो पॉलिसी करनी चाहिए। वॉल स्ट्रीट को जब कोई की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको जब कोई ओपिनियन चाहिए होता है, जो वहां के बड़े ट्रेडर्स हैं उनको ओपिनियन चाहिए होता है, तो वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के पास जाते हैं कि भाई आप बताइए कि कहां इन्वेस्टमेंट। अफ्रीका जो है, अफ्रीका दुनिया में सबसे, कहते हैं ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो सबसे नीचे देश हैं, जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है, वो देश अफ्रीका में है। लेकिन अगर आप मिनरल्स देखिए तो सबसे ज्यादा मिनरल्स अफ्रीका के पास हैं। उनके पास आप ये देख लीजिए कि उनके पास नेचर की कमी है, कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास रेयर अर्थ की कमी है, किसी की कमी है, लेकिन गरीबी सबसे ज्यादा है। क्योंकि वो लेके जा कौन रहा है? वो सारे यूरोपियंस, ये जो फ्रेंच हैं या अमेरिकन हैं या ये जो यूरोप के जो बड़े बड़े देश है, यूके टाइप, ये सारे लूट के ले जा रहे हैं वहां से। और वहां पे जैसे ही कोई ऐसा लीडर खड़ा होता है, कहता है नहीं भाई ये हमारे रिसोर्सेज है, ये हमारी जनता के लिए इस्तेमाल होंगे, तो वहां पे जो है वो क्रांति F-16 के ऊपर लोड होकर पहुंच जाती है कि भाई यहाँ पे क्रांति आनी है, ये बहुत जरूरी है। क्रांति आनी है अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट से। आप वेनेजुएला का देख लीजिए, वेनेजुएला ने क्या बोला था? ह्यूगो चावेज जब आया 1998 में, उससे पहले सारी अमेरिकन कंपनियां, वहां पे ऑयल का सारा ट्रेड जो है अमेरिकन कंपनीज के पास था। ह्यूगो चावेज आया, उसने कहा कि भाई ये जो ऑयल जो रिसोर्सेज हैं ये इस देश की जनता के हैं, तो भाई इसका फायदा तो देश की जनता को मिलना चाहिए। आप अमेरिका को कैसे मिल रहा है? तो उसने अभी माद्रू की चीन के डेलीगेशन से मुलाकात हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हुआ। तो उन्होंने ये नेशनलाइज कर दिया आकर के कि भाई ये जनता का है, जनता के लिए। अमेरिका ने क्या किया? सैंक्शंस लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए, इतने सैंक्शंस लगाए कि आप देखिए, अमेरिका का ना ये एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है ये। आप एक देश के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाइए, वहां की अर्थव्यवस्था अपने आप क्रम्बल होनी शुरू होगी, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो वहां पे आप अपने ये जो नोबेल पीस प्राइज विनर्स हैं, इनके जरिए आप बताइए और वहां की जनता को कि भाई देखिए आप तो बहुत ऑपरेस्ड है, आपकी तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आपके पास इतना तेल भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है, लेकिन आप गरीबी में जी रहे हैं। तो एक आंदोलन खड़ा कीजिए उनके खिलाफ। जब जनता, जो जिसका पेट खाली है, जो भूखा है, वो सड़क पर उतरता है, ठीक है। या जब रेजिम चेंज होता है तो उसको सपोर्ट कर देता है कि भाई चलो जो भी आएंगे, कम से कम सैंक्शन हटेंगे तो हमारी
जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होगा, हमें कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। तो इस तरह से पूरा माहौल बनाया जाता है। कोई रजीम चेंज ओवरनाइट इस तरह से नहीं होती है। इसकी पूरी स्क्रिप्ट है, अलग अलग स्क्रिप्ट है। लैंगले वर्जीनिया में बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ करके यही काम करते हैं 24 घंटे। यूएस एड क्या है? यूएस एड का क्या काम था? उसका ये जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो अनडिस्क्लोज्ड बजट यूएस एड के पास था, वो किस लिए इस्तेमाल हुआ? बांग्लादेश में जो रैप गानों के लिए 45 करोड़ डॉलर खर्च किए गए। आप मुझे बताइए, रैप गानों के लिए इतना पैसा खर्चा होता है? गाने बनवाए गए, वहां की यूनिवर्सिटीज में रैपर्स को पैसे दिए गए कि वो शेख हसीना के खिलाफ रैप सॉन्ग्स निकालें। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के इवेंट में ढाका में, एक इस्लामिक देश में, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का जो है एक इवेंट होता है जिसमें $10 मिलियन खर्च हो जाते हैं। कौन सा इवेंट हुआ था $10 मिलियन का? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो पैसे कहां गए? वो इन प्रोफेसर्स को, इन स्टूडेंट्स को, इन यूनियंस को बांटे गए उसके जरिए, और वहां पे लोगों को सड़कों पर उतारा गया। और जब वहां पे जब यूथ उतरा तो वही गलती हुई जो किसान आंदोलन के समय करने की कोशिश की जा रही थी। वहां पे तो आईएसआई और सीआईए वालों ने मिलकर के गोलियां चलाई स्टूडेंट्स के ऊपर, बोला कि ये गोलियां जो है पुलिस ने चलाई हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर जहां अमेरिका का इंटरेस्ट होगा, जहां अमेरिका की सुप्रीमेसी को थ्रेट होगी, तो वहां अमेरिका साम दाम दंड भेद हर तरीके से जो है वो इंटरवीन करेगा। अब दूसरा जो टॉपिक यहां पर निकल आया, वेनेजुएला में पहुंचे भाई यहां पर ट्रंप की फोर्सेस, उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन हिंदुस्तान का जरा मोरल हाई हो गया और पॉलिटिक्स भी हाई हो गई। हाफिज अजहर को उठा लाएंगे इंडियन सोल्जर्स, ऐसी मांग उठने लगी है। पाकिस्तान में मादुरो जैसा ऑपरेशन करना होगा, मुनीर के बंकर में आतंकियों का एनकाउंटर करना होगा। ओवैसी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा भाई 26-11 वाले ले आओ, और फिर ओवैसी 26-11 वाले मांगेंगे तो बाकी के कहेंगे कि बचे हुए क्यों छोड़ो, उनको भी एक ही बार में निपटा दो। तो क्या इस तरह का ऑपरेशन वाकई में हिंदुस्तान के लिए मुमकिन है? क्या ये किया जा सकता है? इसी पर हम अब आगे की चर्चा करते हैं। कर्नल शैलेंद्र, आप क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं इसमें कि क्या ये पॉसिबल है हिंदुस्तान के लिए करना? और कई लोग तो ये भी तर्क दे रहे हैं कि भाई जिस तरह के वेपन वेनेजुएला के ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए हैं, कमोबेश उतनी ही ताकत के और वैसे ही वेपन्स इंडिया के पास भी हैं। अगर आप सिर्फ वेनेजुएला के ऊपर किस तरह के वेपन सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास उससे 100 गुना अच्छे भी आए। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी की आपको विद प्रूफ बात कर रहा हूं। इट इज नेवर द वेपन सिस्टम ओनली, इट इज द मैन बिहाइंड द वेपन जो काम करता है। और ये पूरी दुनिया में फेमस है कि जो जज्बा इंडियन आर्मी की फोर्सेस में है चीजों को एग्जीक्यूट करने का, सवाल नहीं, कहीं सवाल ही नहीं उठता कि कोई, क्योंकि पता है हमारे यहां फर्क क्या है और जो यूएस में नहीं है। मेरे यहां जान देने का जज्बा है। मेरे यहां गलवान में उस बिहार रेजिमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था कि उसके जवान दौड़ना शुरू कर दिए टुवर्ड्स चाइना। इसका कोई कंपैरिजन नहीं। बट एक छोटी सी बात, ये वैभव यार तुम थोड़ा धीरे से बोला करो कि अफ्रीका में रेयर अर्थ मटेरियल है, वो बंदा अपना सूटकेस लेके पहुंच जाएगा कि मुझे ये भी बेचना है। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये तुम्हारी सुनी हुई के पीछे फटाफट वहां पहुंच जाएंगे। ये जो गोली चलाने वाली बात हुई ना, ये बड़ा अच्छी बात है। यूएस ने क्या बोला? यूएस ने बोला ईरान अगर आपने लोगों के ऊपर अत्याचार किया जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो हम इंटरवीन करेंगे, वी आर रेडी, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। उसने फायर कर दिया ऑलरेडी, सिंस मॉर्निंग वहां फायरिंग चल रही है। आप देख रहे हैं वो अपने ट्रैप में फंस रहा है। इसलिए अब मैं कहता हूं कि अगर दुनिया में कोई वॉर चल रही है तो वो सिर्फ एक वॉर चल रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वॉर। हर कोई कोशिश कर रहा है, और स्पेशली जितना बड़ा है उतना ज्यादा, कि वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाए और दूसरों की इकोनॉमी घटाए, और दूसरों की इकोनॉमी में से वो इकोनॉमी निकालकर अपने साथ मिलाकर उसको बढ़ाए। कोई वॉर ले लीजिए, कहीं किसी सिरे में हर एक के पीछे पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है। देश का सबसे बड़ा प्रलोभन ही उस बात का है। एक कहीं बात हुई कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन चाइना ने कर दिया, उसने कर दिया, इसने कर दिया, इंडिया ने नहीं किया। आपको क्या लगता है इंडिया ने नहीं किया है? आपको क्या लग रहा है हाफिज का नाम आपको ही याद है, मुझे याद नहीं है, मेरी गवर्नमेंट को याद नहीं है। आपको क्या लग रहा है मसूद आप ही को याद है, मुझे याद नहीं है। मसूद क्यों भगता फिर रहा है? किस लिए उसको बंकर देना पड़ रहा है? वो तो छोड़ दीजिए, उसका जो आर्मी सीडीएफ है वो बंकर में क्यों घुस रहा है? उन्हें हमारे रिजॉल्व पता है, जिनको हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मौके की बात है, नजाकत है इस बात की कि यस, हम इस समय इन सब चीजों को अवॉइड कर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर इस एक्शन के अंदर
पैसा लगेगा, पैसा वेस्ट होगा, हम जहां जा रहे हैं वो स्लो डाउन होगा, रुकेगा, वेस्टफुल हो जाएगा। डोंट वरी, इंडिया हर पॉइंट ऑफ व्यू से सक्षम है कि इस तरह के अटैक एक बार नहीं 10 बार कर सकते। ठीक है रॉबिन सर, मैं डिप्लोमेटिकली आपसे समझना चाहती हूँ, डिप्लोमेसी के लिहाज से और एक इंटरनेशनल कंसेंसस, हालांकि अब जरूरत नहीं होती है अगर ताकत है तो उसकी, ये तो दिखाई दिया इन्होंने, लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, क्या हम इस तरह का कोई ऑपरेशन बिना, अगर हम पे हमला भी होता है लेकिन हमने कहा पॉज है, अभी चल रहा है हमारा ऑपरेशन, क्या हम कर सकते हैं ऐसा ऑपरेशन? आई थिंक डेफिनेटली हम कर सकते हैं, एज कर्नल शैलेंद्र ऑल्सो सेज, बट उस डिसीजन को हमें हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसीजन लेना होगा। नहीं, दैट्स ट्रू, बट आई एम जस्ट टॉकिंग हाइपोथेटिकली। क्या अगर हम बात करें हमारी कुव्वत की, तो मिलिट्री कुव्वत तो सर ने बता दी, लेकिन अगर हम कहें ना हमारी ताकत जो है वो है इस तरह की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, हम ये ऑपरेशन करें और उसके बाद जैसे ट्रंप को कोई कुछ नहीं कह रहा है हमें भी ना कहे। नहीं, उसका पहलू तो आपको पहले भी है ना, ओसामा बिन लादेन अमेरिका के अंदर उसको मारा गया जाकर के, राइट। इस तरह का करने में मेरे ख्याल से कोई इंटरनेशनल ऑपोजिशन आए, और पर्टिकुलरली अब ट्रंप ने जैसे प्रेसिडेंट खोल दिया है, अब हर कंट्री इस तरह का एक्ट कर सकती है थियोरेटिकली। काफी सारी चीजें आ रही हैं इस समय, डेफिनेटली इकोनॉमिक वॉर्स चल रही हैं। ट्रंप और अमेरिका जो कर रहे हैं, अभी बात हो रही थी कि अफ्रीका में चला जाएगा, रेयर अर्थ ले लेगा, वह जो कह रहे थे ऑलरेडी वो कर रहा है। उसने कांगो और रवांडा, ये दो देश हैं, इनके बीच की वॉर रुकवाई है अभी, और उस वॉर रुकवाने के पीछे उसने क्लियरली कहा है कि हम वहां मिनरल डील्स करेंगे। कांगो दुनिया का लार्जेस्ट रिजर्व्स है ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। यूक्रेन में अभी शांति हो कब हो पता नहीं, पर $500 बिलियन की डील कर चुका है अमेरिका, राइट, ज़ेलेंस्की को डांट डपट करके। तो ट्रंप एंड अमेरिका डेफिनेटली यस की रिसोर्सेज छाप रहे हैं, उन्हें जहां दिख रहे हैं, खास करके अब ये क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऑयल तो अलग हो ही गया। जहां तक बात है कि अभी क्या होगा, देखिए इनकी हम अगर मानसिकता थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करें, ट्रंप कुछ हद तक प्रेडिक्टेबल भी है, बाय द वे, ओके, आई बिलीव दैट, उसको आप समझ सकते हो। कुछ इनकी मेंटालिटी है कि दुनिया में जो दुनिया के रूल करना चाहिए जिन लोगों को, वो रेस हॉर्सेस होने चाहिए। रेस हॉर्स होता है ना, दौड़ के घोड़े जो ब्रीड स्पेशल करी जाती है। तो ट्रंप कहता है, खुलेआम कहता है कि मेरे बच्चे और मैं और मेरी फैमिली, हम रेस हॉर्सेस हैं, यानी कि हमारे जीन्स बड़े स्ट्रांग हैं, हम रिच हैं, पावरफुल हैं, सुंदर हैं। एलन मस्क भी इसी थियोरी में बिलीव करता है, ये रेस हॉर्स थियोरी है। तो अमेरिका में इस समय जो चल रहा है, और बाय द वे पूरी दुनिया में भी ये जो नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, जो मैं कह रहा हूं, जो जिस तरह दुनिया जा रही है, रिच एंड पावरफुल लोगों का क्लब्स बनते जा रहे हैं, क्लब बन रहा है इनफॉर्मल। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस MBS, वो क्या है, वो भी तो पैसा है, पावरफुल है, जो करना है कर रहा है और लपेट रहा है। लेकिन यार ट्रंप जो है ना, वो सुंदर कहां से हो गया, मुझे ये बताओ। अरे सर, वो अति सुंदर, वो नहीं, वो On a lighter note, sir. नहीं, उसके सर यूथ में वो भी था, अच्छा, ग्लैमरस यूथ था। में, यूथ नहीं, वो अपनी बेटियों, वो कहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, ओके, they are स्मार्ट है, ओके, एंड सुंदर है। और मस्क भी इसी फिलॉसफी में बिलीव करता है। तो एक तरफ वो हो रहा है ट्रेंड दुनिया में, और मुझे अगर आप कहें, पूछें, ऐसे बात हो रही है वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया किस तरफ जा रही है, मुझे लग रहा है इंसान वापस जंगल की तरफ जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली। माइट इज राइट हो रहा है, ये असलियत है। होता पहले भी था, पर इतना नहीं होता था। अब क्या हो रहा है, पावर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जिन पे पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, अनलिमिटेड। ठीक है, आपके एलन मस्क और फेसबुक, ये टेक जायंट्स जो हैं, लैरी, ये जो एलिसन ऑरेकल का है, ओके, ये लोग गाजा में, ठीक है, $50 बिलियन की डेवलपमेंट कर देंगे, वो ऐसे करेंगे, ये उस खेल में आ गए, इतना अक्यूमुलेट हो गया कैपिटल एंड पावर। यानी कि तेल, पैसा, और अगर हम हथियारों की बात करें तो पूरा कुल मिला के सब पैसे का मामला यहाँ पर ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो ताकतवर है और जिसका पैसा कम हो रहा है या जिसको लगता है अपनी ताकत हिल रही है, वो उस हिसाब से एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पूरी घटना ने हिंदुस्तान के आवाम के बीच में, चलिए किसी ने पॉलिटिकली ही मुद्दा उठाया हो, लेकिन एक इच्छा जाहिर कर दी है। जब हम इजराइल के तरीकों को देखते हैं आतंकवाद से निपटने के, तो भी हमारे अंदर डिजायर होती है कि भाई वैसे हम क्यों नहीं कर सकते। आज ट्रंप साहब ने हमें और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, और ज्यादा फ्यूल दे दिया है दुबे साहब के, हम क्यों नहीं कर सकते और क्या हम करेंगे। तो मैं यही आम आदमी का सवाल, बिल्कुल लेमन वाला, जो तमाम इंटरनेशनल तर्कों से अलग हो सकता है, कि भाई क्या हम करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, ये आपके पास रख रही हूं। एक्चुअली आपके पार्ट 2 का क्वेश्चन ही है ये बेसिकली। मेरा इसमें ये कहना है कि भारत ने हमेशा एक
रिस्पांस मैकेनिज्म में एक मिलिट्री एक्शन लिया है, अगर आपको पता हो। 1947 लीजिए, 1965 लीजिए, 71 आप करगिल ले लीजिए, बालाकोट ले लीजिए, आप ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए। तो इंडिया का जो मिलिट्री रिस्पांस रहा है ये हमेशा एक तरह से रिस्पांस मैकेनिज्म में ज्यादा चला है। अगर हमने देखा हो, हम लोगों ने इनिशियली खुद जाके उठ के कोई ऐसा एग्रेसिव एक्शन नहीं किया है। अब बात आ गई कैपेसिटी की। कैपेबिलिटी बिल्कुल भारत के अंदर है और इस कैपेबिलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी भारत के अंदर आज वो क्षमता है कि ऐसा करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भी देखिए कि हम लोग बराबर ये बात कहते रहे, कैलिब्रेटेड, मेजर्ड, रिस्पॉन्सिबल, यानी इन 3 शब्दों का लगातार प्रयोग होता रहा कि जितनी जरूरत थी हमने उतना किया। अब भारत इस तरह का एक्शन जैसे वेनेजुएला पे अमेरिका ने किया है, ऐसा कोई एक्शन भारत करता हुआ नहीं दिखेगा। भारत निश्चित रूप से उसने अपना एक बड़ा भारी स्केल बढ़ाया है इस पिछले मई 2024 में। यानी पाकिस्तान को टेररिज्म के रिस्पांस में उसके मेन लैंड में अटैक किया है और कुछ अटैक के कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को पता नहीं था ये भी रिजल्ट होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा लीप अहेड है। भारत ने अपने मिलिट्री रिस्पांस का लेवल काफी ऊपर किया है और उसी हिसाब से प्रिपेयर्डनेस है। अब ये देखने वाली बात है कि हमारे फील्ड मार्शल मुनीर और उनका जो निजाम है और उनके नीचे जो पलने वाले टेररिस्ट हैं दुबे हमारा वो इंडिया को क्या प्रोवोक करते हैं। जी चलिए, तो प्रोवोक करें उसका इंतजार करना। बस छोटा सा एक रिएक्शन वैभव से भी लेते, वैभव छोटा सा रिएक्शन फिर ऑडियंस के सवाल लेने हैं कि भाई प्रोवोक करने का इंतजार करना है आप कर ही देना है, क्योंकि आप बड़े इस मामले में एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं। नहीं, देखिए, मैं एग्रेसिव नहीं हूं, मैं प्रैक्टिकल हूं। ठीक है, मैं दुनिया जैसी है मैं उसको वैसा देखता हूं। मैं उस आईने से नहीं देखता हूं जो आईना मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है या मैं जेएनयू से पढ़ के निकला हूं। ठीक है, मैं जो है भाई दुनिया में, आप मुझे बताइए ना कि अगर मैं ये बात कहता हूं कि भाई दुनिया में माइट इज राइट, आज है, कल भी था, परसों भी था, हमेशा से था। अगर मैंने तो कल आपको बताया ना, अगर त्रेता युग में भगवान राम कह के चले गए कि भय बिन होय न प्रीत, अगर दुनिया उस समय बिना भय के नहीं चलती थी तो आज कैसे चलेगी? ठीक है, भगवान शांति का संदेश भगवान राम ने भी भेजा था, तो क्या रावण ने मान लिया था? भाई आपको भी श्रीलंका जाना पड़ा ना, जाकर के युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध लड़ करके जो है माता सीता को लेके आए। तो दुनिया हमेशा से ऐसी थी, आज भी ऐसी ही है, आगे भी ऐसी ही रहेगी। और जो सर ने बात कही मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, हम हमेशा से ही रिएक्टिव रहे हैं। हम कभी प्रोएक्टिव नहीं हुए कि भाई चलो ठीक है, अगर हमको पता है, जैसे मैंने पुतिन का एग्जांपल दिया, उसने वेट नहीं किया कि जब यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा तब मैं जाऊंगा यूक्रेन, मिलिट्री एक्शन लूंगा कि मेरे पास दिखाने के लिए दुनिया को हो कि मैंने इसलिए किया बिकॉज ये नेटो का मेंबर बन गया था। उसको जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। जो ताकतवर है वो जो कह देता है वही नियम है, जो कर देता है वही कानून है। ये दुनिया हमेशा से ऐसी रही है। और देखिए, हमारे यहां कैपेबिलिटी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास, हमारी स्पेशल फोर्सेस, अगर उनकी डेल्टा जो फोर्स है, क्या हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है क्या उनसे किसी मामले में कम है? बिल्कुल नहीं है, एट पार विद ईच अदर है। हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे जो सिचुएशनल अवेयरनेस हमारे जवानों की है, स्पेशल फोर्सेस के, वो उनसे भी बेटर है। हमारे पास इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है। पॉलिटिकल विल चाहिए। क्या हमारे पास हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है, क्या उसके पास ये पॉलिटिकल विल है कि हम इस तरह की चीजें रिएक्ट करने के बजाय हम प्रोएक्ट करके करें? आर्म्ड फोर्सेस पीओके की बात होती है, हमारे लगातार जितने आर्मी चीफ रहे हैं सबने ये बात बोली है। हर 2 साल 3 साल में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जर्नलिस्ट उनसे पूछ लेता सर पीओके कब आएगा, आर्मी चीफ भी वही जवाब देते हैं कि भाई देखिए हम तो तैयार हैं, यार सरकार को डिसाइड करना है। हम पाकिस्तान नहीं है कि आर्मी चीफ का मन किया तो उसने कर दिया जो करना है। हमारा भाई प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी। तो सरकार जिस दिन डिसाइड कर लेगी, हमारी आर्म फोर्सेस उठा ले आएंगी। हाफिज सईद हो क्या, हाफिज सईद के बाप को उठा ले आएंगी। चलिए, ताकत भी है, कुव्वत भी है, बस इंतजार है कि इशारे का, और वो इशारा कब होगा। सब कुछ मुमकिन है। अब जनता के कुछ सवाल हैं। जी सर, मेरा सवाल ना वैभव सर से है। वैभव सर, हमने कुछ दिन पहले एक टर्म सुनी थी RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, और अभी हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, अभी वेनेजुएला में अटैक हुआ। तो अभी इस टाइम पे जो चल रहा है कि साउथ एशिया को भड़काने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश को अनस्टेबल किया जा रहा है, उधर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को थोड़े दिन पहले हमने सुना था वहाँ पे भी वार चली थी। तो इसके अंदर अभी जो इंडिया का एक पॉलिटिकल आंसर है वो आया नहीं है कुछ, और सामने जो एक यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है जिसमें नाटो के रूप में पूरा यूरोप है और साथ में अमेरिका है। तो इंडिया अगर अपना कोई स्टैंड लेता है
तो कई ऐसे कंट्रीज है जो इंडिया की इस समय अच्छी एक फ्रेंडशिप है, तो उस समय इस वॉर के अंदर इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा अपनी इकोनॉमी को लेकर के। ठीक है, एक और सवाल है, उनको भी दे दीजिए, एक दो सवाल लेके फिर बात करते हैं। हाँ, जय हिंद सर। मेरा सवाल मैं शुरू करना चाहूँगा भगवत गीता के अध्याय 16 और श्लोक क्रमांक 18 में भगवान कहते हैं कि अहंकार बलम दर्पणम कामम क्रोधम च संश्रिता ममम परदेशेहु प्रदेशांत्यो भय सूचिका। इसका अर्थ ये है कि जब इंसान अहंकार में, बल में और काम क्रोध से भरपूर हो जाता है तो भगवान रूपी बुद्धि को साइड करके विनाश की ओर चलता है। तो जो अभी ट्रम्प की स्थिति है, क्या वो ऐसी ही है या अभी होने ठीक है, वाली है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एक सवाल विभव आपके लिए, तो जी जवाब दें। जी जी देखिए, आपने जो सवाल किया, देखिए दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अलग अलग, हमने हर कॉन्फ्लिक्ट में हमने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है। ठीक है, हमारा ये है कि ना हम अमेरिका के साथ हैं ना हम रूस के साथ हैं, हम न्यूट्रल हैं। अगर यूक्रेन का अगर युद्ध की बात की जाए, वेस्ट एशिया में देखा जाए तो वेस्ट एशिया में जितने भी युद्ध हुए हैं पिछली वॉर ऑन टेरर के दौरान और ये सारा, तो 25 साल में भी हम वहाँ पे न्यूट्रल रहे। हमने दोनों पार्टी से शांति की अपील की है। देखिए दुनिया में हम ये अपील करते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट में, सेम अपील वो करते हैं जब हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो हम स्टैंड नहीं लेते, हम साइड नहीं लेते। अब इसकी आप तारीफ कर सकते हैं कि भाई ये तो हम बहुत अच्छा है कि हम न्यूट्रल लेते हैं। न्यूट्रलिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, और आपको किसी ना किसी के, आज हम कहते हैं कि भाई ठीक है जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो हम सोवियत यूनियन और अमेरिका में भी हम न्यूट्रल थे, लेकिन क्या हम एक्चुअली न्यूट्रल थे? नहीं, सबको पता था कि हम सोवियत यूनियन के ब्लॉक में हैं, हम अमेरिकन ब्लॉक में नहीं है। तो न्यूट्रलिटी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन न्यूट्रलिटी होती नहीं है। आपके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जिसको हम पूरा देश मिलकर के झेल रहा है और सफलता के साथ हम उसको जैसा मुकाबला कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि क्या ये जो सारे के सारे सैंक्शन हैं, ये सैंक्शन क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन के युद्ध में भी हम रूस के साथ हैं। लेकिन पुतिन साहब ने तो ये भी कहते हैं ना कि अमेरिका खुद न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम पे डिपेंडेंट है, मतलब तुम करो तो ठीक है, बाकी करें तो फिर गलत है। तो वही मैं कह रहा हूं कि तो भाई हम कभी भी न्यूट्रल नहीं थे। जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, ईरान के साथ जुड़ी हुई है। ठीक, तो ईरान के साथ हमारी अगर एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, हम वहां से तेल लेते हैं और हमारे पास सेंट्रल एशिया जाने का जो रूट है वो पाकिस्तान से तो मिलना नहीं, वो ईरान से ही मिलना है। तो अब वहां पे भी रेजिम चेंज की कोशिश की जा रही है। तो हमको कुछ वेस्ट एशिया को लेकर के हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमको स्टैंड लेने पड़ेंगे। बाकी जगह पे ठीक है, लेकिन वेस्ट एशिया को लेकर के हम बहुत इग्नोरेंट रहे हैं। सीरिया को भी लेकर के थे, बाकी इराक को भी लेकर के थे, ईरान को भी लेकर के, हमको वहां पे प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। ठीक है, मेरा 2 सेकंड का एक कमेंट, वो जो RIC आपने बोला ना, दिस इज ऑल अबाउट मेंटालिटी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, रॉबिन ने एक बड़ा अच्छा सा वर्ड कॉइन किया था, RIC क्यों, IRC क्यों नहीं, इंडिया रशिया चाइना क्यों नहीं, रशिया इंडिया चाइना क्यों? दिस इज ऑल अबाउट मेंटालिटी। देखिए, ये जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, तो हमें हमेशा ये जो आप सोचोगे वो आपका बाहर निकल कर आएगा। ठीक है, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूंगा तो आप देखोगे कमजोर है, मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूंगा, बंदा वही है, आप बोलते हो बंदा स्ट्रांग है। चलिए, तो अब हम आंखों में आंखें डाल के जवाब देते हैं। सवाल जी। एक श्लोक है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा, इस टाइम ट्रम्प साहब के पास यही चीज छाया हुआ है, तो क्या हम भी ऐसा काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर या अन्य देशों के ऊपर कोई अटैक करके वहां से उन लोगों को उठा के ले आए? ये रॉबिन आंसर करेगा, ही हैज रिटन अ बुक ऑन ट्रम्प। हाँ, रॉबिन जी, दोनों को मिक्स कर देते हो सवाल को, कि ट्रम्प की बुद्धि विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई है, नाश मनुष्य पर छा गया है, या फिर भाई हर अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसा ही होता है, बस ट्रम्प बेचारा थोड़ा बड़बोला है? थैंक यू, फर्स्टली थैंक यू कर्नल शैलेंद्र सिंह। वो IRC मुझे याद है, हमने 6 महीने पहले जब समिट हो रही थी, ये सारा मेंटालिटी है। आज की दुनिया में एक और ट्रेंड चल रहा है, या ऑप्टो पॉलिटिक्स, हम कहते हैं ना, ऑप्टिक्स है सारी, ऑप्टिक्स है, नीचे क्या जियो पॉलिटिक्स है। तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम और आप, इज ऑप्टो पॉलिटिक्स, राइट? वन, सो थैंक यू कर्नल शैलेंद्र फॉर रिमाइंडिंग दैट। सेकेंडली, ट्रंप के हिसाब से उसे जो लगता है, वो जो काम कर रहा है क्रिश्चियनिटी के लिए काम कर रहा है, अमेरिका को एक क्रिश्चियन नेशन बनाने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप का इतना सपोर्ट इसलिए भी है, खासकर क्रिश्चियन से, वो ये मानते हैं कि इसकी बड़ी कमियां हैं। ट्रंप कोई अच्छा क्रिश्चियन नहीं है, 2-3 बार डिवोर्स हुआ है, विमेनाइजिंग करता है, इत्यादि इत्यादि स्कैंडल्स हैं।
राइट? तो ही इज नॉट अ गुड क्रिश्चियन, बट जो इवेंजेलिकल जो क्रिश्चियंस जी। हैं वो ये समझते हैं कि भगवान ने इसे किसी काम के लिए भेजा है, तो इसकी जो कमी है हम इसे माफ करते हैं क्योंकि ये एक बड़े गोल के लिए भगवान ने भेजा है हमें। वन ओवरऑल। नाउ सेकेंडली, विनाश काल विपरीत बुद्धि एटसेट्रा। सो ट्रंप जो कर रहा है वो अपने हिसाब से पीसेस फिट कर रहा है, उसे जो दिखता है। अ पॉइंट इज कि वो जो कर रहा है इसका डेफिनेट इंपैक्ट दुनिया में बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री कि अमेरिका हमेशा ऐसा करता है, पर मैं मानता हूं ये कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है अमेरिका में, जो अभी हो रहा है। अमेरिका में कभी इस तरह का प्रेसिडेंट और बिहेवियर और पॉलिसी नहीं हुआ। नहीं चली। एक लास्ट सवाल इनका है, बस वो ले लो, दुबे सर से सवालों का बताएं। सर मेरे को ये क्वेश्चन करना है आपसे, ये जो वॉर चल रही है अभी, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पे? ठीक है दुबे सर, हमें भी चिंता रखनी चाहिए अमेरिका के इस अंदाज की। इंडिया मेजरली तो इंपोर्ट करता है तेल वेनेजुएला से। हमारा बेसिकली तेल का ही ज्यादा है, और आपको पता है कि उसके लिए अकेला वेनेजुएला ही पार्टनर नहीं इंडिया का। इंडिया के बहुत सारे पार्टनर्स हैं वर्ल्ड में जहां से वो ऑयल लेता है, तो एक ऑयल वाला एरिया है मेनली। बाकी इंडिया से वेनेजुएला के संबंध ठीक टाइप रहे हैं, इस टाइप के भी नहीं है कि हमारा कोई डेली ट्रांजैक्शन हो और कोई हमारा डेली का रोजमर्रे का रिलेशन हो। तो असर तो इतना ही पड़ता है बेसिकली कि सबसे खराब बात यह है कि ट्रंप ने ये बोला है कि दिस इज अ मैसेज टू द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया को मैं संदेश दे रहा हूं कि जो कोई भी अमेरिका एज ए कंट्री, इसकी सॉवरेंटी या इसके डिफेंस से रिलेटेड कोई भी हिमाकत करेगा उसके साथ मैं ऐसा ही करूंगा, जबकि ऐसा वो कर नहीं रहा है वेनेजुएला। बट उसने एक तरह से इनडायरेक्टली वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि भाई मैं दादा हूं। तो ट्रंप की दादागिरी को हिंदुस्तान ने पहले भी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे चुकी है जब मसला टैरिफ का आया था। आगे देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हालात हैं 2026 में फ्लैश पॉइंट भी बनते हुए दिख रहे हैं, और दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ये रीअरेंज होता हुआ जरूर दिख रहा है। नजर रहेगी इस पर लगातार। आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ हमारे पैनल का और हमारी ऑडियंस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी साथ पेशकश में फिलहाल के लिए